गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का पार्ट 2 में कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन कौन से हैं? आप जानते हैं निबंध को कई तरीके से लिखा जाता है। कुछ विचारात्मक निबंध होते हैं, कुछ भावात्मक निबंध होते हैं, कुछ वर्णनात्मक निबंध होते हैं और कुछ विवरणात्मक निबंध होते हैं जिसके लिखने की शैली होती है। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो इंदु कहानी है, इंदुमती, जिसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था, उसे प्रथम कहानी माना जाता है। भारतेंदु जी ने कितनी कहानियाँ लिखी? इनकी प्रथम और अंतिम कहानियाँ कौन सी हैं? तो लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें सबसे पहली कहानी सौत है तथा अंतिम कहानी कफन है जो 1936 में लिखी गई थी। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चों, उप का अर्थ है निकट या सामने, न्यास का अर्थ है रखना, अर्थात सामने रखना उपन्यास का अर्थ होता है। प्रमुख है हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र ने 12 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें गबन, गोदान, कर्मभूमि, जन्मभूमि, ये सारी जो है इनकी उपन्यास हैं। निर्मला, जयशंकर प्रसाद की भी उपन्यास हैं, 3-4 उपन्यास लगभग हैं। चतुर्सेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, ईराकर चंद्र जोशी, देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता, जिसे आप लोग बहुत देखते हैं, सीरियल भी आता है, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियंवदा। देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। ये तीनों के सीरियल भी बनाए गए हैं, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही आकर्षित कर लेने वाली कहानी है, उपन्यास है। जहाज का पंछी व नदी के द्वीप के लेखकों के नाम लिखिए। तो जहाज का पंछी के लेखक हैं ईला चंद्र जोशी और नदी के द्वीप के लेखक है अज्ञेय जी। नाटक व कहानी में यानी एकांकी में अंतर क्या है? एकांकी और नाटक जो होते हैं, एकांकी में केवल एक अंक का वर्णन किया जाता है और नाटक में कई भाग होते हैं। जैसे नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में प्रमुख कथा तथा अनेक अंतः कथाएँ होती हैं, यानी नाटक के बीच में भी अनेक कथाएँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, नाम होते हैं, जबकि एकांकी एक घटना पर ही आधारित होती है। इसमें अनेक घटनाओं का वर्णन नहीं होता है। नाटक में अधिक पात्र और देश काल विस्तृत होता है, जबकि एकांकी में कम पात्र और देश काल सीमित होता है। जब एक घटना का वर्णन होता है तो एक ही देश या एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है, जबकि एकांकी संक्षिप्त होने के कारण कम समय में भी पूरा किया जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के वैदिक हिंसा ना भवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, करुणालय। चंद्रगुप्त पर तो इनके सीरियल भी बने हैं, तो ये इनके नाटक हैं। आगे हैं भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग कहते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम युग है, जागरण युग के नाम से जो जाना जाता है। तो भारतेंदु युग ही है जब से हमारे हिंदी की शुरुआत हुई है, इन्हीं के युग से शुरुआत हुई है। तो इस समय कुछ नाटककार हैं जिनका नाम है श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, सीताराम वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र।
इन लोगों ने नाटक लिखे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए या कब प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज की आंखें इनकी एकांकी संग्रह है, यानी नाटकों का एकांकी संग्रह है। ये सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो राम कुमार वर्मा हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं बच्चों। शेर गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क और विष्णु प्रभाकर भी एकांकीकार हैं, जो बहुत ही फेमस है। लेकिन जो राम कुमार वर्मा हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे है आलोचना विधा की विशेषताएं बताइए। तो किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना, जिसके गुण यानी सूक्ष्म अध्ययन करना उसके गुण दोष प्रकट हो जाए, आलोचना के क्षेत्रों में आता है। अतः जब किसी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करके उसके गुण दोष प्रकट किए जाते तो उसे आलोचना कहते हैं। यानी किसी चीज़ को भली भांति देखना, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, दोनों को प्रकट करना एक साथ है। उसके साथ कोई ईर्ष्या द्वेष ना रखना और कोई मतभेद ना होते हुए उसका गुण और दोष दोनों प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है। आगे है बच्चों, कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम बताइए। तो आलोचक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बहुत बड़े आलोचक हैं। बाबू श्याम सुंदर दास भी बड़े आलोचक हैं। उसके बाद पदम सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी बहुत बड़े आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, आनंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और तथा नामवर सिंह आदि हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं। अब याद रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, या तो 2 आलोचकों के नाम पूछा जाएगा या इतने आलोचकों में से किसी का नाम दे करके और ये पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा में प्रसिद्ध हैं। तो उसमें कई विधाएं दे दिया जाएगा, आलोचना भी दे दिया जाएगा, नाटककार, गद्यकार, कहानीकार, इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आलोचना जो होगा वो आलोचना पर टिक करना होगा, अर्थात आलोचना लिखना होगा। अगला है आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है। आत्मकथा अपने पर आधारित लिखी जाती है, जीवनी किसी महापुरुष के बारे में लिखी जाती है। तो देख लेते हैं। आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है, जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है और किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वह विधा जीवनी कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वो आत्मकथा होगी। लेकिन हम अगर किसी महान पुरुष के बारे में, मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं या अदर कोई है, योगी सिंह हैं या कोई भी किसी सामाजिक कर्ता, राजनीतिक कर्ता या धार्मिक कर्ता, किसी के बारे में हम वर्णन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगी। रेखा चित्र व संस्मरण में अंतर क्या है। तो रेखा चित्र व संस्मरण में मूल अंतर यह है कि रेखा चित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम कोई लाइन खींच करके किसी चित्र को दर्शाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जब हम शब्दों के द्वारा चित्र खींचते हैं, यानी लाइन के द्वारा ना खींच करके शब्दों के द्वारा चित्र खींचते हैं और उस घटना को और उस कहानी को या जो भी घटना है, जो भी चीज़ें हैं, उसे हम सजीव प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हूबहू हम कोई चित्र दिखा रहे हों और वैसे ही पढ़ करके, सुन करके ही समझ में आ जाए कि हाँ बस घटना सामने ही हो रही है, तो इसे हम सजीव कहते हैं, इसे हम रेखा चित्र कहते हैं। लेकिन संस्मरण में क्या है, इसमें चित्रकला व साहित्य का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। संस्मरण उस विधा को कहा जाता है
जिसमें लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता। मान लीजिए कोई बात है बहुत पुरानी हो चुकी है, परंतु अवसर आने पर भविष्य में कोई ऐसा समय आता जब हमें वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, और जैसी याद आती हैं हम उस बात को, पिछले समय में घटित घटना को आज में याद करके, और वैसी ही परिस्थिति, वैसी ही स्थिति, वैसी ही घटना, वैसी ही मतलब सब कुछ उसी पर हम एक लेख लिख देते हैं, यानी कुछ लिख देती हूँ, वो क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। दो रेखा चित्र लेखकों व दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र लेखक जो हैं ये महादेवी वर्मा हैं, अमृत राय हैं। संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला है डायरी विधा की विशेषताएं। यथार्थ चित्रण, तिथिवार क्रमबद्धता, लेखक के निजी दृष्टिकोणों की घटना से संबंधित अभिव्यक्ति आदि डायरी साहित्य की विशेषताएं हैं। यह लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती हैं। मान लीजिए जैसे आप विद्यालय आते हैं, प्रतिदिन डेट डालते हैं, डेट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ये सब आप लिखते हैं। ऐसे ही जब कोई लेखक या जब कोई वैज्ञानिक, जब कोई डॉक्टर कोई अपनी डायरी बनाता है और हर दिन की घटना उसे डेट के अनुसार लिखता है, क्रमबद्ध तरीके से लिखता है कि सुबह पहले क्या घटा, दूसरे नंबर पे क्या घटा, तीसरे नंबर पे क्या घटा, चौथे नंबर पे, तो इस तरह से तिथिवार लिखता है और क्रमबद्ध तरीके से लिखता है, तो वो डायरी कहलाती है। रिपोर्टाज विधा की विशेषताएं। आप रिपोर्टर को जानते ही हैं, रिपोर्टाज यानी रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना पड़ता है। आप न्यूज़ देखते हैं, जैसे कोई न्यूज़ करता किसी घटना पर पहुंचता है और वहां के आंखों देखा वर्णन वह आपको बताता है, तो उसका आंखों देखा वर्णन जो बताता वही अगर वो लिख डाले तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, जो आंखों से देखा जाता है उसे ही बताया जाता है। इसका उपयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभाव उत्पादकता आदि रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। जैसा कि आप लोग घर बैठे न्यूज़ वालों को देखते हो, न्यूज़ जो मुख्य न्यूज़ का कर्ता होता है वो स्टूडियो में बैठा होता है और उस स्थान पर जहां घटना घटित होती है वहां कोई रिपोर्टर जाता है, वहां का रिपोर्ट लेता है और न्यूज़ पर बताया जाता है। वो खुद वार्तालाप करता जाता है और बताता जाता है। तो उसका निरीक्षण करना, देखना, घटना को देखना और फिर उसमें कल्पना नहीं करता, जो देखता वही बताता है वो। आगे है लघु कथा विधा के दो लेखकों के नाम लिखिए। लघु कथा के दो लेखक हैं, विष्णु नागर और चित्रा मुदगल। आगे है बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। शुक्ल युग की समय सीमा बताइए, ये तो बहुत बार पूछा गया है। 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये तो कवि गंग हैं। योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। आगे है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि इंसा अल्लाह खां एक ऐसे रचनाकार हैं जो चार खड़ी बोली के उन नायकों के अंतर्गत आते हैं। जो चार खड़ी बोली के उन नायक हैं वो इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये सब हैं। तो उसमें से ये प्रसिद्ध होने के कारण चारों के नाम कहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे नाचकेतो उपाख्यान हैं, तो ये सदल मिश्र ने लिखा है, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जबकि चार स्तंभों में से आते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, क्योंकि भारतेंदु में मंडल बना था जिसमें करीब 8-9 कवि थे और लेखक थे, कवि थे, दोनों थे वो लोग।
तो वो मंडल बना करके वो सब रचना करते थे। आगे है, वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भावुकता प्रधान। वियोगी हरि यानी वियोगी, कह सकते हैं वियोग की भावना। तो इन्होंने भावुकता, अब वियोग में क्या होता है, जब कोई किसी से दूर हो जाता है और दूर होने पर जो दुख होता है वो वियोग होता है, इतना याद रखिए। और वियोग क्यों होता है? जब वो भावनाएं उस पर हावी होती हैं, प्रबल हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, तो वो वियोग में जलने लगता है। तो उसी को भावुकता प्रधान, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचना लिखी, भावुकता प्रधान। भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं कफन कहानी लेखक के, जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई ही इनकी अंतिम कहानी थी बच्चों, कफन कहानी। कफन के बारे में इतना सुंदर वर्णन इन्होंने कर दिया है, और अंतिम कहानी होने के कारण लोग ये कहते हैं कि प्रेमचंद्र ने अपने लिए जाते जाते एक कफन तैयार करके गए थे। तो कफन का मतलब अंतिम समय में का जो वस्त्र होता है, जिसे पहना करके शव यात्रा निकाली जाती है। तो इनकी समझ लीजिए अंतिम कहानी है कफन। तारा कौन सी विधा की रचना है? तो बच्चों तारा उपन्यास विधा की रचना है। इनमें से ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन है? तो जहाज का पंछी ईलाचंद्र जोशी का प्रमुख उपन्यास है। करुणालय कौन सी विधा की रचना है? तो ये करुणालय नाटक है। सिंदूर की होली किसकी कृति है? तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की होली है, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। तो सिंदूर की होली। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की एकांकी है, जो नाटक कह सकते हैं नाटक का ही एक रूप होता है। अक्सर ये नाटक खेला जाता है। मेरी आत्मकथा के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। मेरी आत्मकथा नाम से कई रचनाएं हैं, परंतु राजेंद्र प्रसाद की ज़्यादा पूछी जाती है। निम्न में से रेखा चित्र विधा के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे है बच्चों, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। लाला श्रीनिवास दास भारतीय युग के लेखक हैं, ये सही है। जैनेन्द्र कुमार युग के लेखक नहीं हैं। राधाचरण गोस्वामी शुक्ल युग के लेखक हैं। तो ये सबसे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ जो सही है उसका मतलब है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। तो रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध नाटककार नहीं, ये रामचंद्र शुक्ल हम कह सकते हैं आलोचनाकार है, प्रसिद्ध आलोचक हैं। प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध, हाँ, इन्हें उपन्यास के सम्राट कहा जाता, कलम का सिपाही भी कहा जाता है। देवकी नंदन खत्री आलोचना के लिए नहीं बल्कि उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र प्रसिद्ध कवि नहीं लेखक हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, हाँ, प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, लेकिन इसे जो है पहले जिन्होंने संपादित किया है तो वो कोई दूसरे कवि हैं। गोदान के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं, प्रेमचंद्र हैं। ये घूंट प्रसाद की जीवनी है नहीं, ये प्रसाद जी का नाटक है। आगे है, हंस प्रताप मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक है, नहीं, ये तो एक पत्रिका है हंस, वो भी प्रताप जी की नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे सत्य कहा जा रहा है कि उस सत्य को, आ गई, कथन को पहचान करके लिखिए। आगे अंधेरी नगरी नाटक के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, नहीं, ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, हाँ, रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक हैं। आगे है, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। वे साथ और हम संस्मरण विधा की रचना है, सही है बच्चों। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आइए हम प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। आगे है, मित्रता
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभ्यास कार्य है, तो इनके जीवन के बारे में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी यानी शुक्ल जी के पिताजी का नाम व व्यवसाय क्या था? चंद्रबली नाम था, और जो राठ हमीरपुर के तहसील में कार्यरत थे। शुक्ल जी को काशी नागरी प्रचारणी सभा से किसने संबद्ध किया? तो श्याम सुंदर दास ने, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा से बाबू श्याम सुंदर दास जी ने संबंध किया। श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा का भी संपादन शुरू किया था और सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने अपनी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में बहुत योगदान दिया है। ये राष्ट्र हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य करते रहे। वो समय था जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और अंग्रेज़ हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं करने देते थे। उस समय इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करके, सरस्वती पत्रिका की स्थापना करके अलग अलग लोगों को सौंप दिया और गलियों में रिक्शे से पैदल घूम घूम करके ये प्रचार करने लगे। हर घर जा करके ये प्रचार किया करते थे, अपनी पत्रिका फ्री में दे के आते थे। ऐसी इनकी कहानियाँ हैं। तो जो इन्होंने यानी संस्थाएं स्थापित की, उन संस्थाओं को दूसरों को कार्यभार सौंप दिया था। काशी आज भी हम लोग जो सरकारी बुक पढ़ते हैं, सरकारी NCERT ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब काशी नागरी प्रचारणी सभा का मुहर अवश्य ही लगा हुआ होता है उस पर। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किन किन प्रमुख भाषाओं का ज्ञान था? तो बच्चों, शुक्ल जी को बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी इतनी भाषाओं का ज्ञान था। आचार्य जी ने मिर्ज़ापुर के किस स्कूल में नौकरी की थी? तो आचार्य जी ने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में नौकरी की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विधा के लेखन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं? इन्होंने आलोचना विधा बहुत लिखा है। आलोचना विधा के लिए ये जाने भी जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है जो इन्हीं के लिखे यानी लेखन के आधार पर आज प्रसिद्ध है। हिंदी गद्य साहित्य हो या काव्य साहित्य हो, सभी जो घटनाक्रम है इन्हीं की लेखन के आधार पर हिंदी गद्य साहित्य नाम ही है उसका। इन्होंने जो लिखा है बहुत ही प्रसिद्ध है। कई कवि उनके लेखनी को काटने के लिए प्रस्तुत हुए परंतु काट नहीं पाए। आज भी इनकी लिखी हुई डेट सर्वमान्य है। शुक्ल जी द्वारा चरित 2 निबंध संग्रह बताइए। तो विचार वीथी और चिंतामणि इनकी प्रमुख निबंध संग्रह हैं। शुक्ल जी के 2 आलोचना ग्रंथों के नाम बताइए। रस मीमांसा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भ्रमर गीत शुक्ल जी की 2 आलोचना ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सफल युग प्रवर्तक थे, सिद्ध कीजिए। तो हाँ, शुक्ल युग के नाम से शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही एक शुक्ल युग पड़ा है, यानी इनका पूरा कार्यकाल ही इन्हीं के युग के नाम से जाना जाता है। तो शुक्ल जी ने अपनी अद्वितीय निबंध रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक नवीन एवं उपयोगी दिशा प्रदान की। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण ही इनके तत्कालीन युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, यानी इन्हीं के समय को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। किसी बात को संक्षेप में कहकर उसे विस्तार से समझाना इनकी कृतियों की विशेषता रही है। शुक्ल जी ने शैली के रूप में निगमन शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। तो शुक्ल जी का निबंध कब हुआ था बच्चों? तो शुक्ल जी का निबंध 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया था। तो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। शुक्ल जी का जीवन परिचय भी हो गया इसी में।
जो कि पूछा जाता है, लेकिन जीवन परिचय ऐसे नहीं लिखा जाता है। शुक्ल जी के जीवन पर आधारित कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो जो कि हमने आपको बता दिए हैं। आप सुनते रहिए, उसको वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।